हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज के एक और सेशन में। आज की इस क्लास के अंदर डिस्कशन होगा 20 सितंबर 2025 के दिन जो शिफ्ट वन में आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे उनका। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। इससे पहले के जितने भी वीडियोस डिस्कशन है वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है, हर वीडियो अगर आपको फायदेमंद लगती है तो उसको लाइक जरूर करके जाए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं तो वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए भाई डिस्कशन शुरू करते हैं और पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। अप्रैल 2025 में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि एमएनआरई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये है आधारित आपका करंट अफेयर्स पर। तो हम कभी भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ऐसे बेसिक जो अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड आपके नियुक्ति संबंधित सवाल होते हैं या न्यूज़ होती हैं, उनको हमें नोट डाउन करना होता है क्योंकि एग्जाम में इनको आमतौर पर पूछा जाता है। तो ये संतोष कुमार सारंगी जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इनको अप्रैल 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बोले तो एमएनआरई के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पर आपसे मैं एक बात पूछता हूं कि ये जो एमएनआरई है ना वो भारत में किसका प्रमुख मंत्रालय है? हमारे रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट का प्रमुख मंत्रालय है। ठीक है। अभी काम क्या करता है, किन किन एक्टिविटीज के अंदर ये इन्वॉल्व होता है? तो ये मिनिस्ट्री मेनली कई सारे सेक्टर्स के अंदर काम करती है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोमास एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, उन सभी के ऊपर ये अपना काम करती है। काम करती है बोले तो मतलब उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी देखरेख करती है। अब यहाँ पर क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स है ना वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आपने नेट जीरो टारगेट इसके बारे में सुना होगा। तो भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। आप याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में मिला है, कई बार आया भी है ये। ऐसे ही ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस पर आपने डिस्कशन मार्केट के अंदर देखे होंगे। तो इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का जब हम डिस्कशन करते हैं ना उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फोकस कर रहा है, ताकि जो हमारी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए डिपेंडेंसी रहती है ना मिडिल ईस्ट के ऊपर वो कम हो सके, क्लीन एनर्जी का एक इकोसिस्टम हमारे देश के अंदर डेवलप करा जा सके। ऐसे ही आपने सोलर एनर्जी पर चर्चाएं सुनी ही हैं, सौर ऊर्जा पर। इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो याद रखेंगे ये बातें। तो अगर हमसे कुछ और संबंधित बातें पूछी जा सकती हैं, या तो वो आपसे एमएनआरई की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। इसका फोकस एरिया मैंने आपको बता दिया कि जो स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा है उस पर ये काम करता है। जो मेजर इनके सोर्सेज हैं उसमें ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास या फिर हाइड्रो एनर्जी पर फोकस करता है। और नेट जीरो टारगेट मैंने आप लोगों को ये मिशन बताया जिसका टारगेट इन्होंने 2070 तक रखा है। इन बातों को हमें याद रखना है। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली के मंदिर के मुख्य शिखर को क्या कहा जाता है? ये आपने देखा होगा कि आजकल के एग्जाम्स के अंदर जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है ना उस पर बेस सवाल हमसे भर भर के पूछे जाते रहते हैं। यहाँ पर शिखर, विहार, गोपुरम और विमान का नाम दिया गया है। देखो, द्रविड़ स्टाइल टेम्पल का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है ना उसमें मंदिर का जो मेन टावर होता है, मतलब मेन जो श्राइन टावर है, उसको कहा जाता है विमान। ठीक है, तो ये विमान टर्म याद रखिएगा। अब हमने यहाँ पर द्रविड़ स्टाइल टेम्पल की बात करी है तो हमारे देश का जो साउदर्न भाग है यानी कि साउथ इंडिया है, वहां पर जो मंदिर आपको नजर आते हैं उनकी जो वास्तुकला है, उनकी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, उनकी ये एक प्रमुख विशेषता के रूप में आपको नजर आता है कि मेन टावर उनको विमान के रूप में नजर आए। ठीक है। अब ये जो द्रविड़ स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर है ये मेनली आपको कहाँ पर नजर आएंगे? साउथ इंडिया के अंदर, जैसे कि आपका तमिलनाडु है, जितने भी साउथ
इंडिया के आपके राज्य हैं, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इनके जो ये फीचर्स है ना, यानी कि इनकी जो ये विशेषता है, इन पर ही सवाल आपसे घुमाकर पूछ लेते रहते हैं। तो पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जैसे कि सबसे पहली विशेषता हमें नजर आती है कि इनका ना पिरामिड शेप्ड टावर होता है। पिरामिड शेप्ड टावर, ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, आपको नजर ही आएगी। या फिर इनके जो मंदिर के कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। इनके बाउंड्री वॉल्स होती हैं, बाउंड्री पर दीवारें इन्होंने बना रखी होती हैं। इनके यहाँ पर वाटर टैंक्स आपको नजर आते हैं। तो ये विशेषताएं भी हमें पता होनी चाहिए। या फिर जो गोपुरम गेटवेज है वो हमें नजर आते हैं। अब ये टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये विमान तो अब आपको आज के लिए, आज के बाद के लिए क्लियर है ना कि ये क्या है, ये मेन सैंक्टम है, यानी कि एक तरीके से गर्भगृह है ये, उसके ऊपर का ये टावर होता है, और जो कि द्रविड़ आर्किटेक्चर की एक पहचान के रूप में जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि शिखर है, इस पर बेस्ड अगर ये आपसे कल को पूछ लें तो ये मुख्यतः जो नागर शैली होती है ना, नागर स्टाइल, यानी कि नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर है उसमें पाया जाता है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा इसमें गलत हो गया। सेकंड नंबर पर इन्होंने विहार दिया, और हमने इस विहार को भी यहाँ पर गलत किया। क्यों? क्योंकि ये होते हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं होते हैं, ये उनकी रहने की जगह होती है, कोई मंदिर का टावर नहीं होता है। ठीक है। और ऐसे ही ये गोपुरम, गोपुरम भी हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है। गोपुरम पर मैंने पहले भी आप लोगों के साथ चर्चा करी है कि ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, उसमें उनका गेटवे टावर है। साउथ इंडिया टेम्पल के अंदर ये बहुत बड़े बड़े आपको गेटवेज नजर आते हैं, लेकिन मेन श्राइन टावर आपको विमान के रूप में नजर आएगा। ठीक है। तो फीचर्स क्लियर होने चाहिए, रीजन्स क्लियर होने चाहिए कि भाई जैसे मान लो कि नागर शैली है, तो नागर शैली कहाँ पर है, आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर, और जो द्रविड़ शैली है वो कहाँ पर, आपको साउथ इंडिया के अंदर। जो आपका द्रविड़ शैली है उसका जो मेन टावर होता है उसको हम शिखर कहते हैं। जो दक्षिण भारत के अंदर नजर आने वाला आपको द्रविड़ शैली है, वहां पर आपको जो मेन टावर है उनको विमान कहा जाता है। नागर शैली की शेप कैसी होती है, कर्व्ड फेम में होती है, लेकिन जो द्रविड़ शैली होती है उनकी पिरामिड जैसी होती है। नागर शैली के अंदर जो उनका प्रवेश द्वार, जो एंट्रेंस होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो आपका द्रविड़ शैली है या फिर साउथ इंडिया के टेम्पल्स हैं, वहां पर बड़े बड़े वो आपके एंट्रेंस यानी कि गोपुरम्स बनाते हैं। ठीक है। तो इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नौक्टे जनजाति के लोक त्योहार के प्रमुख अनुष्ठानों और प्रतीकात्मकता को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है? Which of the following best captures the key ritual and symbolism of the Nocte tribes Loku festival? अब हम में से आधे लोगों को आइडिया ही नहीं होगा कि ये जो फेस्टिवल संबंधित है वो किसके साथ है, और इन्होंने तो ये पूछ लिया कि बताइए कि इस फेस्टिवल के, इस ट्राइब के, इस फेस्टिवल के सबसे जो की रिचुअल्स और सिंबोलिज्म है उनकी विशेषता कौन बता रहा है। तो ये जो लोकू फेस्टिवल है ना, ये अरुणाचल प्रदेश की एक नॉक्टे ट्राइब है, उसकी एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, यानी कि ये एक कृषि संबंधित त्योहार है। तो आज के बाद आपको ये नॉक्टे ट्राइब का संबंध याद रहेगा, ये आपको लोकू फेस्टिवल याद रहेगा, संबंधित राज्य याद रहेगा, कौन सा त्योहार है वो याद रहेगा। इसको ये मेनली ना अपने हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी की एक तरीके से बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए, अपने पूर्वजों को पूजने के लिए ये एक जुड़ा हुआ त्योहार है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं वो एक एक करके इसके अंदर हम पिक करते हैं कि कौन सा रहेगा। पहला है, फैमलाम में भैंस वध शुरू होने से पहले झूम साजिशों को निर्धारित करने के लिए बुजुर्गों द्वारा शकुन पढ़ना शामिल है। अब आप कह रहे हो कि ये क्या है, तो ये जो पैमलाम वाला स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन लोकू फेस्टिवल की ऑथेंटिक रिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ी हुई नहीं है कि भाई वहां पर वो बफेलो स्लॉटर से पहले ओमन रीडिंग करवाते हैं अपने बड़ों से कि आप झूम प्लॉट्स को यहाँ पर डिटरमाइन कीजिए। तो ये संबंधित नहीं है एक तरीके से, हमने इसलिए हमने इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। दूसरा क्या है, ये दूसरा बोल रहे हैं चमकटजाम में चाटम में प्रार्थना, चामबाग बोंग नृत्य और मुखिया के घर पर गोलीबारी शामिल है। क्या ये सही कर दूं मैं? ये वाला मुझे सही करना पड़ेगा।
क्योंकि ये विशेषता है, ये जो आपको चमकटजा यहाँ पर रिचुअल बताया गया है, तो इस रिचुअल के अंदर क्या होता है ना, इसके चटम के ऊपर प्रार्थनाएं होती हैं, डांस वगैरह होता है, जो मुखिया होते हैं उनके घर पे एक सेरेमोनियल गन फायर भी शामिल करा जाता है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब डिटेल्ड सवाल के रूप में आपको नजर आएगा। इससे संबंधित चीजें मतलब आपको पता होनी चाहिए, बट स्टिल फिलहाल के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट है, छठी और चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच कौन सा महाजनपद राजनीतिक और सैन्य प्रमुखता तक पहुंचा? Which Mahajanpad rose to political and military prominence between the 6th and 4th century BCE? ये समय क्लियर रखना है। अपनी एंशियंट हिस्ट्री को हवाबाजी के थ्रू पढ़ने से कुछ नहीं होगा, टाइमलाइन क्लियर करनी पड़ती है। तो ये जो 6 से 4 वाली सेंचुरी बीसी है ना, इसके बीच में आपको कौन नजर आएगा? आपको मगध महाजनपद सबसे पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिट्री यानी कि सैन्य शक्ति बनकर उभरता हुआ नजर आएगा। और इस महाजनपद को आगे चल के आप हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी जैसे पावर एम्पायर की फाउंडेशन रखता हुआ देखता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और ये हम जनरली अपने एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जब मगध एम्पायर को पढ़ते हैं वहां पर भी डिस्कस करते हैं कि आखिरकार क्या कारण थे कि मगध इतना पावरफुल बन गया। सबसे पहला कारण था कि इनकी जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। मगध के रीजन के अंदर गंगा के मैदान नजर आते हैं, उपजाऊ आपको एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी नजर आती है, वो मौजूद थी, जिससे उनका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि काफी मजबूत हुआ। दूसरा कारण था कि यहाँ पर आयरन ओर की अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पर आयरन ओर के डिपॉजिट्स अवेलेबल होने की वजह से इनको वेपन्स बनाने में हेल्प मिली। एग्रीकल्चरल जो टूल्स थे वो ही अपने इंप्रूव कर पाए। रिवर एडवांटेज, मेजर रिवर यहाँ से नजर आती हैं आपको, गंगा, सोन, चंप, ये सारी की सारी जो रिवर है वो इसी रीजन से होकर गुजरती थी, जिससे कि इन लोगों को व्यापार करने में या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफी मदद मिलती थी। इनके जो रूलर्स थे वो काफी स्ट्रॉन्ग रूलर्स आए, जैसे कि बिंबिसार का हम जिक्र करते हैं, हम अजात शत्रु का जिक्र करते हैं। तो इन रूलर्स ने अपना काफी मिलिट्री एक्सपेंशन किया। ठीक है, तो अर्ली जो मगध वाला टाइम पीरियड है, उस समय में जो इसकी कैपिटल है वो भी हमें पता होनी चाहिए, बाद में जो कैपिटल है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो जरा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि अर्ली यानी कि शुरुआती वाला जो मगध था उसका कैपिटल क्या था, यानी कि उसकी राजधानी क्या थी? वैसे सबको पता ही है, राजगीर। ठीक है, लेकिन लेटर फेज में ये जो राजधानी है, लेटर मगध पीरियड में वो क्या हो जाती है? वो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी जाती है, और पाटलिपुत्र आगे चल के मौर्यन एम्पायर की कैपिटल बनता है। ठीक है, अब ये 16 महाजनपदों पर भी काफी इंपॉर्टेंट आपसे डिस्क्रिप्शंस बताए जाते हैं, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ है एक, जिस बौद्ध ग्रंथ के अंदर हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। तो आप लोगों से अगर मैं सवाल पूछूं कि बताइए कि वो कौन सी बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिससे हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है, तो याद रखिएगा, अंगुत्र निकाया। अंगुत्र निकाय, ये एक वो लिटरेचरल पार्ट है जिसके अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मगध, अवंती, कौशल, वत्स, कुरु, गांधार, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट महाजनपद थे। ठीक है, अब ये यहाँ पर पहले ऑप्शन में अवंती दिया गया था। आप लोगों को अगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही गया है तो इंपॉर्टेंट महाजनपद था, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है, लेकिन इसकी राजधानी याद रखिएगा। अवंती की जो कैपिटल थी वो क्या थी? उज्जैनी। ठीक है, कुरु की कैपिटल कौन सी थी? वैदिक पीरियड के अंदर कुरु काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन लेटर पॉलिटिकल डोमेन्स इसका कम हो गया था, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। गांधार भी हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, ये हमारे उत्तर पश्चिमी रीजन यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर आपका लोकेटेड था, जिसके लिए आपने तक्षशिला का डिस्कशन सुना है, तो इसके लिए काफी फेमस था। ठीक है, लेकिन पैन इंडिया मिलिट्री डोमिनेंस के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बास्केटबॉल के उपकरणों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? आपने देखा होगा हाल फिलहाल के एग्जाम्स के अंदर आपसे अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड वो कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो उस स्पोर्ट्स से संबंधित थोड़ी सी डिटेल में जाकर पूछ रहे हैं, जैसे कि वो इक्विपमेंट की स्पेसिफिकेशंस पर आधारित सवाल पूछ लेते हैं। हमने पिछले सेशंस के अंदर भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर बास्केटबॉल इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशंस का जब डिस्कशन करते हैं तो वो इंटरनेशनल रूल्स जो कि कौन निर्धारित करता है? फीबा निर्धारित करता है।
ठीक है, फीबा के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके अनुसार वो अपना तय करते हैं। तो एक एक करके इनके ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में इन्होंने कौन कौन सी चीजें देख रखी हैं। पहला है द बैकबोर्ड मस्ट बी 1.05 मीटर्स वाइड एंड 1.80 मीटर्स टॉल, यानी कि बैकबोर्ड इतने मीटर चौड़ा और इतने मीटर ऊंचा होना चाहिए। स्टेटमेंट इन्होंने उल्टा लिख दिया एक्चुअली में। जो करेक्ट डायमेंशंस होते हैं उसमें विड्थ होती है इनकी 1.80 और हाइट रखी जाती है 1.05 मीटर। तो ये ऑपोजिट इन्होंने दे दिया है, तो ये हमारा यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड ये कह रहे हैं कि रिंग का व्यास ठीक 450 मिलीमीटर होना चाहिए। द डायमीटर ऑफ द रिंग मस्ट बी एग्जैक्टली 450 mm। टेक्निकली रिंग डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 450 mm होता है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने वर्डिंग यूज करी है ना वो मिसलीडिंग है, क्योंकि ऑफिशियल जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं ना वो टॉलरेंस बेस्ड आधारित होते हैं। तो अगर इन्होंने ऐसे बोल दिया कि मस्ट बी एग्जैक्टली, तो यार ये आपका गड़बड़ कर देता है इसका। तीसरा है द लाइंस ऑन द बैकबोर्ड मस्ट बी वाइड एंड 50 मीटर वाइड। ये वाली बात ये यहाँ पर सही कह देते हैं। और बास्केटबॉल से रिलेटेड ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए कि भाई इनका जो बैकबोर्ड है उनकी जो बनी हुई बाउंड्री लाइन होती है वो सफेद कलर की होती है, अगर आप में से कोई बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर गया हो, और वो लगभग 50 mm वाइड की होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट कर देंगे। अब यार यहाँ पर हम बास्केटबॉल के ऊपर बात कर ही रहे हैं, तो इनके इक्विपमेंट मैं एक तरफ लिख देता हूँ और दूसरी तरफ इनके जो स्टैंडर्ड्स है वो मैं लिख देता हूँ, सो दैट के आगे के लिए आप लोगों को क्लियर रहे कि भाई इनकी जो रिंग का डायमीटर है वो कितना होता है। तो वो आप 450 mm अप्रोक्सीमेट, मतलब वो वेरिएबल है। ठीक है, इनकी जो रिम हाइट है, डालने वाला जो है वो कितना होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 3.05 मीटर। ये पूछे जा सकते हैं। और जो बैकबोर्ड की विड्थ होती है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इनकी जो विड्थ है वो 1.8 रहेगी और जो हाइट है वो इतनी रहेगी। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक में फ्रीस्टाइल कुश्ती में भारत का सबसे हालिया ओलंपिक पदक किसने जीता? हु वॉन इंडियाज मोस्ट रिटेन ओलंपिक मेडल इन फ्री स्टाइल रेसलिंग एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। अब यार ये अगेन एक तरीके से करंट अफेयर बेस्ड सवाल आपके सामने हो गया है, बट 2024 वाज नॉट दैट फार रिसेंटली कंडक्टेड ओलंपिक्स से संबंधित बातें आपको पता होनी चाहिए। पेरिस में हुए थे 2024 ओलंपिक्स में, और इसमें जो फ्री स्टाइल रेसलिंग थी उसमें भारत का सबसे जो हालिया ओलंपिक मेडल जीता गया वो किसने जीता? वो जीता अमन शेरावत ने। ठीक है, जिन्होंने कौन सा मेडल जीता था अगर ये आपसे कल को पूछ ले, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। तो मेंस की जो फ्री स्टाइल रेसलिंग है उसमें इन्होंने जीत हासिल करी थी। अमन शेरावत काफी फेमस नाम है, कल को इस संबंधित इनका स्पोर्ट पूछेंगे तो रेसलिंग आप इनको याद रखेंगे फ्री स्टाइल कैटेगरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग विजयनगर ट्रेडिशंस। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक एक करके ना ऑप्शन वाइज जाना है। ऑप्शन वाइज से थोड़ी सी क्लैरिटी भी रहेगी और हमें और भी अगर संबंधित मान लो कि कोई डेट करने की जरूरत है या कोई फैक्ट के बारे में पता होने की जरूरत है तो वो भी पता चल जाएगा। हाँ, पहला है रायों को अशुपति कहा जाता था और जो सुल्तान है वो नरपति हुआ करते थे। ये पेयरिंग सही नहीं है भाई, अभी बताऊंगा मैं क्यों सही नहीं है। दूसरा है रायों को गजपति कहा जाता था, सुल्तान राजगुरु थे। देखो राजगुरु जो थे ना वो रिलीजियस एडवाइजर होते थे, वो सुल्तान का टाइटल नहीं लेते थे, जो कि इन्होंने यहाँ पर इस वाले लाइन के अंदर दे दिया, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तीसरा है रायों को नरपति कहा जाता था, सुल्तान अशुपति थे। ये जो सी वाले ऑप्शन में इन्होंने बातें कही हैं ये क्लियर है आपके विजयनगर ट्रेडिशन से संबंधित। अब कुछ संबंधित बातें जो कि हमें पता होनी चाहिए, मतलब और मीनिंग्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना ऐसे ट्रेडिशंस की, वो हमसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला हम नरपति पर बात कर लेते हैं। नरपति, नर मतलब मैन या फिर पीपल, और पति मतलब लॉर्ड। मतलब ये हो गया कि लॉर्ड ऑफ मैन, मनुष्यों का स्वामी। तो ये जो टाइटल है ना वो विजयनगर रायाज से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ऐसे ही एक टर्म आपको नजर आ रहा है
अश्वपति। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? अश्व बोले तो हॉर्स एंड पति बोले तो लॉर्ड, मतलब लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। तो जो इनकी हॉर्स कैवलरी होती थी ना, वो मेडिवल वेरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, और इसीलिए जो टाइटल हुआ करता था वो इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को दर्शाता था। ठीक है। अब विजयनगर एम्पायर पर हमारे का सामने कई सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि बताइए कि विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, तो आपको दो नाम बताए जाते हैं, जिसमें हम हरिहर एंड बुक्का, इन दोनों का जिक्र करते हैं। कब फाउंड किया गया? लगभग 1336 में ये फाउंडेशन रखी जाती है। साउदर्न इंडिया रीजन रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस विजयनगर ट्रेडिशन वाज कृष्ण देव राया। कृष्ण देव राया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। एक बैटल बहुत ज्यादा फेमस है, हिंट दूं? 1565 का बैटल, बैटल ऑफ तालीकोटा, इधर लिख देते हैं, तो याद रखिएगा 1565 का ये एक बहुत ही फेमस युद्ध है। कृष्णदेव राया जो मैंने इनके फेमस रूलर बताए थे, देखो सबसे फेमस रूलर इनको माना जाता है अपने मिलिट्री के एक्सपेंशन को लेकर, तेलुगु लिटरेचर को पैटर्नेज देने, या फिर अमुक्त मर्यादा करके जो साउदर्न इंडिया का एक बहुत बड़ा एपिक है उसको लिखा जाना, एक एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंट रूलर होना, तो ये सारे के सारे श्रेय इनके नाम पर दिए जाते हैं। तो इसलिए आपको कृष्णदेव राया को यहाँ पर विजयनगर ट्रेडिशंस का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। नेक्स्ट है सहमति आयु अधिनियम 1891 ने लड़कियों के लिए न्यूनतम वैवाहिक आयु को बढ़ा दिया था, कितने से कितने कर दिया था? इन्होंने सवाल पूछा है। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 रेज्ड द मिनिमम मैरिटल एज फॉर गर्ल्स फ्रॉम व्हाट? आप में से मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो एक्ट था ना, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इसके अंदर गर्ल्स को मिनिमम उनकी जो मैरिटल है या फिर कंसेंटल एज है, उसको 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया था, जो कि इन्होंने ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया है। तो ब्रिटिश इंडिया में ये एक तरीके से सोशल मूवमेंट का एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप था। और फिर इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आखिरकार इसको लाने की क्या जरूरत थी? तो उस समय पर क्या था ना, हमारे देश के अंदर बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, बहुत ही कम एज में लोगों की शादी करा देना, जिसको हम लो कंसेंट एज बोलते हैं, महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होना, वो होना बहुत कॉमन हुआ करता था। ठीक है। और इस लॉ के पीछे एक फेमस केस भी कंसिडर करा जाता है, अगर आपने कभी उस केस के बारे में सुना होगा, फूलमणि देसाई दासी केस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फूलमणि दासी केस, ये फेमस केस है इस एक्ट के पहले। तो एक 11 साल की लड़की होती है जिसका मैरिटल जो असॉल्ट है उसके कारण उसकी डेथ हो जाती है, और इस घटना के बाद पूरे देश के अंदर ये बहस छिड़ जाती है। ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है, जिसके बाद ये एक्ट आता है तो 10 से 12 साल ये एज कर दी जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, एक एक करके हम असर्शन को पढ़ेंगे एंड देन आपका रीजन देखेंगे। असर्शन यानी कि अभिकथन है कि भारत और नेपाल अपने 90% से अधिक सीमा पट्टी मानचित्रों को अंतिम रूप देने के बावजूद काला पानी और सुस्ता जैसे क्षेत्रों में अनसुलझे सीमा तनाव का सामना कर रहे हैं। यानी कि इंडिया एंड नेपाल कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस अनसॉल्व्ड बॉर्डर टेंशंस इन रीजन्स लाइक काला पानी एंड सस्ता डिस्पाइट फाइनलाइजिंग ओवर 90% ऑफ देयर बाउंड्री स्ट्रिप्स मैप्स। तो असर्शन के बारे में बताइए। तो देखो, आप लोग ऐसे डेटा वगैरह देखते रहते हैं, और इंडिया और नेपाल के बीच में काला पानी और सुस्ता जैसे जो क्षेत्र है ना, वहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी भी हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से आपको सही नजर आएगा। हालांकि दोनों देशों ने लगभग 90% से ज्यादा बाउंड्री स्ट्रिप्स मैच को फाइनलाइज किया है, लेकिन फिर भी कुछ सेंसिटिव ऐसे रीजन्स हैं जहां पर काफी सेंसिटिविटी है, मतलब उसको रिजोल्व नहीं किया गया है। अब इसका कारण सुनिए। सुस्ता में सीमा विवाद 1816 के सुंगोली संधि द्वारा चिन्हित अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नेपाली ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि द बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ सुस्ता अराइजेस ड्यू टू द encroachments by Nepali villagers across the international border market marked by Treaty of Saguli of 1816। क्या ये सही है? देखो, जो सुस्ता डिस्प्यूट है ना, वो मेनली बॉर्डर पर जो शिफ्ट होते हैं, या फिर जो नदियों के कोर्स होते हैं उनका चेंज होना, या फिर जो इंक्रूटमेंट जैसे इश्यूज होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है।
तो इसको भी हम ब्रॉडली एक सही स्टेटमेंट मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि ये वाली जो बात मैंने यहाँ पर करी, क्या ये कारण है कि 90% जो इनका बाउंड्री स्टेप्स मैथ्स के थ्रू इन्होंने फाइनलाइज कर रखा है, लेकिन अभी भी टेंशन है? जी नहीं। मतलब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए वाली जो बात है वो सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई। पीटर फ्रैंकोपन की पुस्तक द सिल्क रोड्स अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का मुख्य फोकस क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पीटर फ्रैंकटन्स बुक द सिल्क रोड्स अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड? अभी आपसे वो पुराने घिसे पिटे तरीके के सवाल नहीं पूछते हैं कि एक आपको पुस्तक दे दी और बता दीजिए कि इसका ऑथर कौन है। अब आपसे वो एक्चुअली में उस लिखी गई पुस्तक के फोकस पर चर्चा करते हैं। तो इनकी ये फेमस बुक है द सिल्क रोड्स अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो एक तरीके से जो पूरा मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, उसको एक नए पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करती है। इस पुस्तक के अंदर बताया जाता है कि जैसे एशिया है या फिर मिडिल ईस्ट है या फिर केंद्रीय एशियाई देश है, वो दुनिया के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का सेंटर रहे हैं। सिर्फ यूरोप नहीं रहा है वो सेंटर। ट्रेडिशनल जो वेस्टर्न हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा यूरोप सेंट्रिक होती थी, लेकिन फ्रैंकटन इसके अंदर ये बताते हैं कि देखो जो सिल्क रूट रीजन था या फिर जो ट्रेड नेटवर्क्स थे या फिर जो कल्चरल एक्सचेंज था, उसने ग्लोबल सिविलाइजेशन को शेप किया। अब आपको सिल्क रोड को जो ट्रेड रूट है उसमें पता है, चाइना से शुरू होता था, इंडिया देन पर्शिया एंड अरेबिया यूरोप को कनेक्ट करता था। तो यहाँ पर अगर इसका फोकस से पूछा जाएगा तो फोकस में हम कौन सी चीज को लेकर आएंगे? यूरोपीय शक्तियों द्वारा अमेरिका का औपनिवेशीकरण, जी नहीं। द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन बाय यूरोपियन पावर्स वाली बात सही नहीं है। दूसरा है प्राचीन रोम और चीन के बीच व्यापार विवाद को भी ये संबंधित नहीं है। सिल्क ट्रेड रूट डिस्कस होता है लेकिन एंटायर बुक सिर्फ डिस्प्यूट पर आधारित इनकी नहीं है। तीसरा है सिल्क रोड क्षेत्रों में सांस्कृतिक और राजनीतिक आदान प्रदान पर केंद्रित है एक वैश्विक इतिहास। अ ग्लोबल हिस्ट्री सेंटर्ड ऑन कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्सचेंजेस अलोंग द सिल्क रोड रीजन्स वाली बात इसको लेकर सही जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा सिल्क रोड एक ग्लोबल कनेक्शंस का रूट माना जाता था, जहां पर ट्रेड, कल्चर और पॉलिटिक्स, उन तीनों चीजों को साथ में लगाकर देखा जाता था। नेक्स्ट है फिर से असर्शन रीजन बेस्ड असर्शन, यानी कि अभिकथन में कहते हैं कि उत्तरी मैदान भारत के सबसे अधिक कृषि उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, यानी कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन्स इन इंडिया। क्या ये बात सही है? देखो जो ये नॉर्थर्न प्लेन्स है वो इंडिया के सबसे ज्यादा फर्टाइल, डेंसली पॉपुलेटेड और एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन्स में से एक है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है यहाँ पर। ओके, अब रीजन देखिए। कारण है ये मैदान समृद्ध जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, इनकी जलवायु अनुकूल है और इन्हें प्रमुख नदियों से पर्याप्त जल आपूर्ति प्राप्त होती है। These plains are composed of rich alluvial soil, have a favorable climate and receive adequate water supply from major rivers। तो नॉर्दर्न प्लेन फर्टाइल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एलुवियल सॉइल है, पानी सप्लाई एकदम एडिक्वेट मात्रा में मिलता है, क्लाइमेट फेवरेबल है, रिवर सिस्टम उपलब्ध है। तो ये सब फैक्टर्स हैं एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने का। तो इसलिए रीजन भी करेक्ट है और ये असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन वाली बात सही चली जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। अब जैसे हम एल्यूवियल सॉइल का डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो एल्यूवियल जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, सालाना वो रिन्यू भी होती है, काफी मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इसके अंदर आपको गेहूं, चावल, गन्ना, इन सारी की सारी फसलों को उगाता हुआ आप लोगों को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब फिल इन द ब्लैंक्स हमें इसके अंदर करना है। भारत के अंतरिक्ष विजन 2047 का लक्ष्य कौन से वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में स्थापित करना और कौन से वर्ष तक स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके भारत को चंद्रमा पर उतारना है भाई। तो ये एक तरीके से विजन्स हैं, जैसे कि इंडिया स्पेस विजन 2047 से बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। मतलब हमारा एक रोड मैप जैसे तैयार करता है तो उस पर ये बातें होती हैं कि हम ये करेंगे।
तो इसके कुछ मेजर गोल्स के अंदर हमने निर्धारित किया कि भाई 2035 तक 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक इंडिया मून लैंडिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को यूज करके रखा गया है। तो यहाँ पर ये जो अंतरिक्ष स्टेशन को ऑर्बिट के अंदर ले जाने की बात कर रहे हैं, वहां पर आपका 2035 आ जाएगा। और ये जो इंडियंस को मून पर लैंड कराने हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज का यूज करने वाली बात है, वो 2040 तक। तो ये 35-40 वाला ये जो बी ऑप्शन है ना, ये आपका इसके अंदर करेक्ट जाएगा। अब ये वही है, ये डेटा में आपके मार्केट के अंदर रहता है। ये भारत के अंतरिक्ष स्टेशन बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। एक प्रपोज्ड स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट है हमारा, जहां पर एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक ह्यूमन स्पेस मिशन को लॉन्च करना है, स्पेस रिसर्च करना, एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर काम करना, स्पेस के अंदर हमारी इंडिपेंडेंस को लेकर आना। तो ये सारे के सारे एम्बिशियस गोल्स के अंदर आता है। ठीक है। अब ऐसे भी बहुत सारे भी हैं। हम मंगलयान पर बात करते हैं, हम चंद्रयान पर बात करते हैं, हम आदित्य L1 पर डिस्कशन करते हैं, गगनयान पर चर्चा कर रही है जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वाला मिशन है। तो ये सारे हमें पता होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल 2025 के अनुसार अपने खेल के साथ सही ढंग से जोड़ी न बनाने वाले एथलीट की पहचान करें। आइडेंटिफाई द एथलीट नॉट करेक्टली पेयर्ड विद देयर स्पोर्ट एज पर नेशनल गेम्स 2025। तो संबंधित एथलीट और उनका संबंधित स्पोर्ट्स यहाँ पर आपको बताना है। तो एक एक करके देख लेते हैं कि किसके अंदर कौन सा दिया गया है, लेकिन हमें नॉट करेक्टली वाला बताना है। पहला है लवलीना बोरगोहेन, बॉक्सिंग बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई। सभी को पता है, असम से बिलोंग करती हैं, काफी फेमस नाम है ये बॉक्सिंग के क्षेत्र के अंदर। ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर है। वुमेन बॉक्सिंग में इंडिया की मेजर एथलीट के रूप में इनको गिना जाता है। दूसरे में है तजिंदर पाल सिंह तूर, जिनको शॉटपुट के साथ लिंक कर रहे हैं। ये भी आपका सही है भाई। इंडियन शॉटपुट एथलीट का नाम अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा चला है और एशियन गेम्स के अंदर इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता जा चुका है। और इनके पास ही हमारे देश का जो रिकॉर्ड है, यानी कि नेशनल रिकॉर्ड, वो इन्हीं के पास है। तीसरे पर है सरबजोत सिंह और इनको इन्होंने लिंक किया है किसके साथ? स्विमिंग के साथ। अब यहां पर इन्होंने गड़बड़ कर दिया भाई। ठीक है। तो ये शूटर है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये शूटर है, मतलब पिस्टल शूटिंग एथलीट है, ये स्विमर नहीं है। तो इसलिए ये सी वाला जो ऑप्शन है ये नॉट करेक्टली पेयर वाली कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ठीक है। बाकी ये जो ज्योति यारा जी हैं, ये 100 मीटर हर्डल्स के अंदर है। तो आपको कभी भी अगर कोई इवेंट वगैरह होता है उसमें फेमस अगर कोई एथलीट है, एटलीस्ट उनकी कैटेगरी देख लिया करिए कि भाई कैटेगरी से कौन सी से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशंस वाज सेट अप इन व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग ईयर्स? आज की क्लास के सबसे आसान सवालों में से एक, सरकारिया कमीशन की स्थापना 1983, जिस साल हमारे देश के द्वारा वर्ल्ड कप जीता गया था। संबंधित कमीशन किससे है? ये केंद्र और राज्य के बीच के रिलेशंस को रिव्यू करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है। अब वही वाली बात की, वाई सरकारिया कमीशन वाज फॉर्म। तो देखो, इंडिया में समय समय पर कई सारे फेडरल टेंशन्स होते रहते हैं, पावर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, गवर्नर के रोल को लेकर कंट्रोवर्सीज उभरती हुई नजर आती हैं। इन सभी मुद्दों को स्टडी करने के लिए ये आपका सरकारिया कमीशन गठित करा गया था, जिसके जो चेयरमैन थे वो बनाए गए थे जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया। नाम याद रखिएगा इनका, रंजीत सिंह सरकारिया, और इसी के नाम पर ये सरकारिया कमीशन नाम रखा गया था। अब इसमें जो रिकमेंडेशन थी वो क्या थी? इन्होंने कहा कि भाई केंद्र और राज्यों में एक बैलेंस मेंटेन हो, इसके लिए फेडरलिज्म को स्ट्रांग बनाया जाए। आर्टिकल 356 के यूज पर इन्होंने बात कही थी कि भाई जो राष्ट्रपति का रूल है उसका मिसयूज अवॉइड होना चाहिए। गवर्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर गवर्नर को पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। तो 1983 के अंदर स्थापित करा गया था, वाली बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है, 60 वॉट का वैद्युत लैंप प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है। 30 दिनों में खपत हुई ऊर्जा की गणना इकाई यानी कि किलोवाट घंटे के अंदर कीजिए। छोटा सा सवाल है, ये कोई बहुत खतरनाक नहीं है। आधे लोग घबरा जाते हैं कि न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। 40 एम्पियर 60 वॉट इलेक्ट्रिक लैंप इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन यूनिट्स किलोवाट आवर इन 30 डेज। तो जो पावर ऑफ लैंप है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं लैंप पावर,
इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन्होंने कितना दिया है वो 60 वॉट सवाल के अंदर दिया गया है, और डेली यूज कितना बोल रहे हैं ये 5 आवर, ये डेली का यूज किया गया, और नंबर ऑफ दिन कितना है आपके पास 30। ये कौन सी चीजें हैं ये इन्होंने सवाल के अंदर दी हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें पहले इस वॉट को किलोवाट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो 60 वॉट को किलोवाट के अंदर करेंगे, हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.06 किलोवाट। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद जो टोटल टाइम है, तो आपको प्रतिदिन 5 घंटे लगाने हैं और 30 दिन तक लेकर जा रहे हैं, तो जो टोटल टाइम है वो कितना हो गया 3 × 5 यानी कि 150 आवर्स। इतना आपको टोटल आवरली कंजम्पशन देखना है। और तीसरा है आपका जो एनर्जी फॉर्मूला है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं, दैट विल बी द पावर टेकन एंड जितना नंबर ऑफ टाइम है, तो इंटू पी इंटू टी करना है आपको बस। ई एनर्जी है, पी पावर है और टी टाइम है। आपके पास ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी कितना निकाला है आपने 0.06, और टाइम आपने कितना ले रखा है 150 डेज का। तो कितना आया ये 15×6 = 90 यानी कि 9 किलो वॉट आवर हो गया ना ये। तो आप मुझे बताइए कि 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर किसने बराबर कर देंगे इसको, 9 यूनिट के बराबर कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज बेस्ड आपसे सवाल पूछ ले जाते हैं। ऐसे ही आपसे पावर का फॉर्मूला लगाकर वो P = V × I वाला एक फॉर्मूला लगाकर पूछ लेंगे। ये E = P × T लगाकर पूछ लेंगे, और एनर्जी की जो यूनिट है वो किलोवाट आवर होती है, वो आपसे पूछ लेंगे। तो याद रखेंगे इन चीजों को। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता मुख्य रूप से भारत में व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले किस प्रकार के कानूनों को प्रतिस्थापित करना चाहती है। द यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राइमरली सीक्स टू रिप्लेस विच टाइप ऑफ लॉज करंटली गवर्निंग पर्सनल मैटर्स इन इंडिया। बहुत ही कॉमन सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुख्य उद्देश्य है, वो इंडिया में जो अलग अलग रिलीजन्स हैं उनके पर्सनल लॉज को रिप्लेस करके एक समान सिविल लॉ सिस्टम लाना चाहता है, कि भाई सभी नागरिक जो है उनके लिए समान नियम रह सके, उनको लागू करना है। अब आप बोलोगे कि यार ये जो आपने पर्सनल लॉज की बात करी ये क्या होता है, ये वे नियम होते हैं जो शादी के लिए या डाइवोर्स के लिए या फिर इनहेरिटेंस के लिए, किसी को अडॉप्ट आपको करना है, आपको मेंटेन करना है, ऐसे फैमिली मैटर्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट शामिल होता है, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शामिल होता है, क्रिश्चियंस के लिए इंडियन क्रिश्चियनिटी मैरिज एक्ट शामिल होता है, ऐसे ही पारसीज के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए कि किस प्रकार के लॉज को करंटली गवर्निंग पर्सनल मैटर्स को रिप्लेस करने की ये बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रह जाएगा, रिलीजियस पर्सनल लॉज, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये वाला आपका रिप्लेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, आर्टिकल आपको पता ही है, आर्टिकल 44, इसको लेकर परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर ये जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आपको नजर आएगा। कहता क्या है, ये कहता है कि स्टेट शुड ट्राई टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन, जो कि ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, आप कोर्ट में इनको इन्फोर्स नहीं करा सकते। ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, द प्राइमरी एम ऑफ द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इज। अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो सवाल को पढ़ के आप ऐसे ही बता सकते थे। भाई सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट हैं उनके स्टेटस को एक्सेस करना। अब इस स्कीम के माध्यम से जो किसान है ना, उनको सॉइल की क्वालिटी, उनकी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या फिर जो फर्टिलाइजर है उनको रिकमेंड करने की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, कब लॉन्च करी गई थी, ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। 2015 में इसको हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करा गया था। तो सवाल का आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इम्प्रूव सीड क्वालिटी, क्या बीज की गुणवत्ता में सुधार करवा रहे हैं, नहीं। जैविक खेती को बढ़ावा दिलवा रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। पोषक तत्व की स्थिति का आकलन करें, एक्सेस न्यूट्रिएंट स्टेटस, अभी ये वाली बात मैंने बताई थी, तो ये चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, कभी भी किसी भी, मतलब मैंने आपको बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ाया है, किसी भी प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो इम्पोर्टेंट है वो किसमें है,
कि जो प्लांट है उनकी लीफ ग्रोथ में नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है, ऐसे ही फास्फोरस है। इसके लिए आपको जो इनका जड़ों का डेवलपमेंट है, यानी कि रूट डेवलपमेंट, उसमें यूज होता है। पोटेशियम है, ठीक है, फास्फोरस था। पोटेशियम, पोटेशियम किसके लिए होता है? ये मतलब मान लो कि कोई पौधा है, उसको कोई डिजीज लग गया, कोई बीमारी लग गई, तो डिजीज को लगने से वो रेजिस्ट करता है। तो ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बैकुंठ शुक्ल का प्रमुख योगदान क्या था? व्हाट वाज द की कंट्रीब्यूशन ऑफ बैकुंठ शुक्ल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोगों ने शायद इनका नाम भी ना सुना हो, लेकिन बैकुंठ शुक्ल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, जो कि फेमस थे क्योंकि इन्होंने जो गवर्नमेंट अप्रूवर, यानी कि जैसे ट्रेटर विटनेसेस होते हैं ना, उनकी हत्या कर दी थी। जैसे कि एचएसआरए के रेवोल्यूशनरीज थे, भगत सिंह मूवमेंट, उनसे इन्होंने प्रेरणा ली। अब आप बोलेंगे कि ये जो गवर्नमेंट अप्रूवर होते हैं ये कौन थे, तो एक नाम था उनका, अगर आप याद रख पाए, फणींद्र नाथ घोष। फणींद्र नाथ घोष। तो इन्होंने क्या करा था, फणींद्र नाथ घोष ने, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने जितने भी रेवोल्यूशनरी थे ना, उनके खिलाफ बयान दे दिया था, टेस्टिमनी दे दी थी। और फिर ये बैकुंठ शुक्ल सामने आते हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई इन्होंने तो हमारे साथ गद्दारी कर दी, बिट्रेल कर दिया, और इसकी वजह से इनको इन्होंने निपटा दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ही लेड द चंपारण सत्याग्रह, कोई मतलब नहीं, ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन, कोई मतलब नहीं, ही असैसिनेटेड अ गवर्नमेंट अप्रूवर, सरकारी अनुमोदक की हत्या कर दी थी। वो सरकारी अनुमोदक का नाम भी याद रखिएगा, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डांगी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपने मूवी भी देख ली होगी, है, ये वो नहीं है, ठीक है, डंगी नहीं है ये। तो ये इन्होंने पहला स्टेटमेंट बोला है, ये गुजरात के डांग जिले के डांगी आदिवासियों द्वारा किया जाता है। दूसरा है, यह कृषि कार्य और औजारों की नकल करते हुए एक कथात्मक नृत्य है। तो स्टेटमेंट जो पहला है ना, द गुजरात के डांग जिले के डांगी आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डांगी आदिवासी ऑफ डांग स्ट्रिक्ट गुजरात के द्वारा ही ये परफॉर्म करा जाता है। अब ये जो दंगी डांस है ना, इस पर आपने सवाल आते हुए देखे होंगे। डांग डिस्ट्रिक्ट डांगी ट्राइबल कम्युनिटी, और एक फोक डांस है जहां पर अपने त्योहार कम्युनिटी गैदरिंग को एंजॉय करते हैं। और ये एक सोडो नैरेटिव मिमिकिंग फार्म टूल्स है, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है। तो ये जो डांगी डांस है ना, एक तरीके से ये ग्रुप फोक डांस के जैसा है, ट्रेडिशनल म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पर यूज करा जाता है, तो सोलो नैरेटिव डांस का रूप इसमें नहीं है, ठीक है। स्टेट आप याद रखिएगा, वो तो उन्होंने आपको यहाँ पर गुजरात मेंशन ही कर दिया। जो ट्राइब है वो आपको मैंने बता दिया कि ये आपका दांगी आदिवासीज के द्वारा, तो कल को आदिवासीज का नाम देकर संबंधित राज्य भी पूछते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसर लागत की अवधारणा के सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मैंने आपको इकोनॉमिक्स के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ाया था, और यहाँ पर मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर भी डिस्कशन किया था। तो इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी एक ऑप्शन को चूज करने पर जो दूसरा सबसे अच्छा आपको ऑप्शन छोड़ना पड़ता है, उसकी जो वैल्यू है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पैसा है, अगर ऐसा होने पर आपको एक चॉइस लेने के बाद दूसरी चॉइस को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, तो ये जो सेक्रीफाइस आपने किया, इसकी वैल्यू को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह देंगे। समझ गए? मतलब आप ऐसे मान लो कि अगर आपके पास फॉर एन एग्जाम्पल 1000 रुपीज है, अब आप क्या करते हैं, आप बुक्स खरीद सकते हैं, या फिर आप मूवी या फिर शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप बुक खरीदेंगे तो आप मूवी शॉपिंग का लॉस्ट बेनिफिट खो देंगे, आपकी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कि आपने मूवी शॉपिंग नहीं करी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते हैं, अनलिमिटेड थोड़ी ना होते हैं, तो इसलिए हर डिसीजन की एक कॉस्ट निर्धारित करी जाती है, ठीक है। और ऐसे ही हम प्रोडक्शन के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं, जैसे कि अगर फैक्ट्री है तो कार्स की जगह पर बाइक्स बनाती हैं वो,
तो सेक्रीफाइड कार की प्रोडक्शन करनी पड़ी ना, तो वो क्या है, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर यानी कि जीएफपी पद्धति के अनुसार इसके रैंकिंग फॉर्मूला में बोनस और पेनल्टी जैसे विशेष संशोधकों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर मेथोडोलॉजी व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग स्पेशल मॉडिफायर्स लाइक बोनसेस एंड पेनल्टीज इन इट्स रैंकिंग फॉर्मूला। अब देखो, ये एक बेसिक सा अंडरस्टैंडेबल और एक कॉमन सेंस वाला सवाल इन्होंने पूछा। अगर आपको डिटेल में नहीं पता तब भी आप इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। जीएफपी यानी कि ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री जो रैंकिंग की मेथोडोलॉजी है, जो इनकी पद्धति है, इसमें बोनसेस को यूज करना, पेनल्टीज को यूज करना या फिर मॉडिफायर्स को यूज करना, इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि रैंकिंग सिर्फ वेपन्स के काउंट पर आधारित ना रहे कि भाई किसके पास ज्यादा अधिकार है। तो इसका उद्देश्य क्या रहा कि भाई कोई कंट्री अगर वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, लेसर डेवलप्ड नेशंस के बीच में प्रैक्टिकल बैलेंस इसी तरीके से तो बनाया जा सकता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट रीजन क्या बन जाएगा, अगर हम सारे के सारे ऑप्शन को एक एक करके पिक करें। मैं एक एक करके सारे ऑप्शन पिक करता हूं। पहला है गैर सैन्य राष्ट्रों को रैंकिंग से बाहर करने के लिए कोई मतलब नहीं है। पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि इसका ऑप्शन नहीं बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अधिक परमाणु भंडार वाले देशों को प्राथमिकता देना, प्राथमिकता की यहां पर कोई बात ही नहीं है। जीपीएफ न्यूक्लियर वेपन्स को प्राइमरी रैंकिंग फैक्टर मानता ही नहीं है। तीसरा है तकनीकी रूप से उन्नत और कम विकसित देशों के बीच में रैंकिंग को संतुलित करना, टू बैलेंस रैंकिंग्स बिटवीन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड लेस डेवलप्ड नेशंस वाली जो बात थी वो आपकी सही है। ठीक है। तो क्या डिस्कशन के अंदर हमने बातें रखी इस आपकी फायर पावर मेथोडोलॉजी के अंदर कि भाई ग्लोबल फायर पावर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी देखी जाएगी, आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी भी देखी जाएंगी, आपके पास मैन पावर कितनी है, आपका लॉजिस्टिक्स कैसा है, आपकी ज्योग्राफी कैसी है, आपकी अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, और इन्हीं के आधार पर देशों को रैंकिंग्स दी जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मणिपुर पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ कांगजोम युद्ध 1851 का प्रमुख नेता था? Who among the following was the key leader of the Kongjom War 1891 against British annexation of Manipur? अब आपको पता है मणिपुर से संबंधित डिस्कशंस और बातें आपकी चलती रहती हैं। तो ये जो खोंगजोम वॉर है ना 1851, पहले तो ये डेट याद रखिएगा। तो अंग्रेजों के एनेक्सेशन के खिलाफ मणिपुर किंगडम की मेजर एक तरीके से रेजिस्टेंस बैटल थी, एक विरोध बैटल थी। और इसके जो मुख्य नेता थे उसका आपको नाम याद रखना है, टिकेंद्र जीत सिंह। टिकेंद्र जीत सिंह, ये नाम आपको याद रखना है, जो कि इन्होंने पहले ऑप्शन में दे दिया। टिकेंद्रजीत सिंह ने मणिपुर सेना की कमान संभाली और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। ये ए वाला ऑप्शन इसमें से टिक चला जाएगा। साल याद रखना है 1851, रीजन मणिपुर है। ओपोनेंट इसमें कौन थे इनके, मणिपुर किंगडम के ब्रिटिश एम्पायर था। एंग्लो मणिपुर वॉर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। तो मणिपुरी प्रिंस के नाम प्रिंस हुआ करते थे जिन्होंने ब्रिटिश एक्सपेंशन का विरोध किया और बाद में अंग्रेजों ने इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया था। ठीक है। तो ए ऑप्शन इसके अंदर सही चला जाता। नेक्स्ट है प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आयात प्रतिस्थापित की नीति का प्रमुख मुख्य तर्क क्या था? What was the main rationale for the policy of import substitution during the first 7 5-year plans? पहले तो सवाल क्लियर करिए कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। इंडिया की जो शुरुआती 5-year प्लान्स थे उसमें हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को क्यों लेकर आते थे? उसका उद्देश्य क्या था? उसका यह था कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनको हम बचा सकें, जो विदेशों का कंपटीशन है उसको हम कम कर सकें, ताकि भारत की जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हो सके। अब आप बोलेंगे कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो इस पॉलिसी के अंदर जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं उनकी जगह पर हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। अब आप बोलेंगे कि इनको फिर ये मतलब अडॉप्ट क्यों करते हैं? तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडिया इकोनॉमिकली वीक था, इंडस्ट्रियल अंडर डेवलप्ड थी। अगर फॉरेन कंपनीज को फ्रीली हम यहाँ पर compete करने देते तो इंडियन इंडस्ट्रीज तो सरवाइव ही नहीं कर पाती। तो इसीलिए हमने इंपोर्ट टैरिफ्स को बहुत ज्यादा कर दिया, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, लाइसेंसिंग सिस्टम ला दिया, सो दैट के जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है हमारे देश के अंदर उनको बेनिफिट मिल सके।
टू एक्सपेंड इंटरनेशनल ट्रेड, जी नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, नहीं। टू प्रोटेक्ट इन्फेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ये वाला जो ऑप्शन है आपका सी वाला, वो इसके अंदर बिल्कुल सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस गतिविधि के लिए व्यक्तियों और कंपनियों को पुरस्कृत करता है? द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च्ड अंडर द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री रिवॉर्ड्स इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज फॉर विच एक्टिविटी? पहले भी मैंने एक सेशन के अंदर इसको डिस्कस किया था। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि अगर मान लो किसी ने एनवायरमेंटली पॉजिटिव एक्टिविटी की, तो उसको कुछ हम बेनिफिट देंगे, उनको कुछ रिवॉर्ड देंगे। तो एक तरीके से अगर एनवायरमेंटली पॉजिटिव किसी की एक्टिविटीज है तो उसको इंकरेज करती है ये। और इसके तहत मतलब जैसे पेड़ों को लगाना है, ट्री प्लांटेशन, इकोसिस्टम रिस्टोर करना हो, डिग्रेडेड लैंड रिकवरी हो, ऐसी एक्टिविटीज करने पर क्रेडिट दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज को। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। और पर्पस क्या है? एनवायरमेंटली कंजर्व करना। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये जो ग्रीन क्रेडिट है, ये ग्रीन क्रेडिट क्या होता है? जैसे कार्बन क्रेडिट पोल्यूशन रिडक्शन को रिवॉर्ड करता है ना, ऐसे ही ग्रीन क्रेडिट एनवायरनमेंट जो इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज होते हैं उनको ये रिवॉर्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक एक करके तीनों कथन देखते हैं। आपराधिक कानून विशेष रूप से संघ सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि क्या क्रिमिनल लॉ को एक्सक्लूसिवली आपके यूनियन लिस्ट के अंदर रखा जाता है? देखो, क्रिमिनल लॉ को एक्सक्लूसिवली यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं रखा जाता। क्रिमिनल लॉ मेनली कंकरेंट लिस्ट के अंदर रहता है। मतलब सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट में यहां पर इन्होंने गलत कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट है कृषि राज्य का विषय है, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट सही जाएगा। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसीलिए जो राज्य हैं वो अपनी फार्मिंग पॉलिसी बनाते हैं, इरिगेशन हो, एग्रीकल्चर मार्केट्स हो, उन पर वो लॉ बना सकते हैं। तीसरा है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन स्टेट फॉल्स अंडर अ स्टेट लिस्ट, किसी राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है क्या? ये करेक्ट है क्या? ये भी करेक्ट है। तो स्टेट बाउंड्रीज के अंदर ट्रेड और कॉमर्स स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा ना। तो सेवेंथ शेड्यूल, सातवीं जो अनुसूची है हमारे संविधान की, वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जहां पर तीन लिस्ट हमें प्रोवाइड करी जाती है। एक आपकी यूनियन लिस्ट के लिए सेंटर का सब्जेक्ट मैटर रहता है, स्टेट लिस्ट में आपका राज्यों का, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों का। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि डिफेंस सब्जेक्ट है, उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका आर्मी। फॉरेन अफेयर्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? डिप्लोमेसी। तो ये पता होना चाहिए कि भाई जो पुलिस है उसका एग्जाम्पल क्या है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये किसके अंतर्गत आते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे। आर्टिकल भी अगर आपको याद रह जाए, आर्टिकल 246 याद रख लीजिएगा, ये लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, और ये आपका 7th शेड्यूल याद रखिएगा। ठीक है, तो भाई ये था हमारा डिस्कशन 20th सितंबर 25 की, ये थी हमारी शिफ्ट 1। इसका डिस्कशन हम कर देते हैं मार्क डन। बाकी शिफ्ट के डिस्कशन मैंने पहले करा रखे हैं, और आगे मैं भी जल्द लेकर आने की कोशिश करता हूँ, जल्द आपसे डिस्कस करता हूँ। इसमें इतना ही। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इस ऐप पर आप जाएंगे, इस ऐप पर आपको एक एस एस सी सीजीएल 2025 पीडीएफ करके कोर्स दिखेगा, फ्री है, उसमें आप जाकर पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ। आगे आने वाले समय में टाइम लगाकर मैं उसके क्विज भी बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाकी जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम का ये यूजर नेम है robin SIRG। यहाँ पर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी तरीके की गाइडेंस चाहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।